Hi everyone. In our last video we have seen कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के 75 सेक्शंस कैसे याद करने हैं. आई होप आपने वो वीडियो पूरा देखा होगा विद द प्रॉपर नोट्स. सो अगली मेरी कुछ वीडियोस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं उनके ऊपर है, ताकि वो केस लॉज आपको हमेशा याद रहें और आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन में उनको प्रॉपर जजमेंट के साथ लिख पाएं. तो हम लोग इन केस लॉज को किस तरीके से पढ़ेंगे. एज यू हैव सीन कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कुछ मेजर असेंशियल्स की बात की गई है कि वो असेंशियल्स यदि अग्रीमेंट में होंगे तभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, सेक्शन 10 में बहुत सारे असेंशियल्स की बात की गई है, नॉट ओनली विच आर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 10, अदरवाइज बिकॉज ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंग्लिश लॉ से इंस्पायर्ड है. तो बहुत सारे ऐसे भी केस लॉज हैं जो कि आपको इंग्लिश लॉ के हिसाब से पढ़ने पड़ते हैं. तो हम क्या करेंगे कि उन्हीं के बेसिस पे कि कौन कौन से असेंशियल रिक्वायर्ड हैं, असेंशियल वाइज मैं आपको सारे केस लॉज पढ़ाऊंगी ताकि आपको सेग्रीगेट करना और उनको रिस्पेक्टिवली डिस्क्राइब करना इजी रहेगा. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट असेंशियल था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. इसका मतलब ये होता है कि पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए, पार्टी की अपनी एक इंटेंशन होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उस अग्रीमेंट को लीगली अबाइड करना चाहती है. इसके लिए बहुत बहुत फेमस केस है बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का. इस केस में क्या हुआ था कि हस्बैंड एंड वाइफ है, ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सिलोन के रहने वाले थे. सिलोन जो कि श्रीलंका में एक जगह है, वहां के रहने वाले हस्बैंड एंड वाइफ थे. ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए यूके गए, इंग्लैंड गए, और वहां पर वाइफ की तबीयत खराब हो गई. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा हुआ है केस लॉ. वहां पर वाइफ की तबीयत खराब हो गई. अब वाइफ की तबीयत खराब हो गई, वो इस सिचुएशन में थी, अर्थराइटिस हो गया था उसको, इस सिचुएशन में थी कि वो अपने हस्बैंड के साथ वापस सिलोन नहीं जा सकती थी. तो उसने अपने हस्बैंड से कहा कि भैया तुम चले जाओ और मैं यहीं पे रहती हूँ. तो उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम वहां पर रहोगी तो तुम किस तरीके से अपना लाइवलीहुड चलाओगी, हाउ विल यू सर्वाइव. तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, मुझे 30 पाउंड भेज दिया करना हर महीने, और मैं जिससे कि आई विल सर्वाइव, नॉट एन इशू. सो एंड एट दैट टाइम हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे. तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हर महीने 30 पाउंड भेज दिया करूंगा. कुछ महीनों तक तो मिस्टर बैल्फर ने मिसेस बैल्फर को वो पैसे भेजते रहे. लेकिन कुछ महीने बाद जब उन दोनों के टर्म्स खराब हो गए तो उन्होंने पैसे भेजने बंद कर दिए. अब यहाँ पर इस केस में वाइफ ने अपने हस्बैंड को सू कर दिया कि आपने मुझे 30 पाउंड देने का वादा किया था, अब आप मुझे वो 30 पाउंड नहीं दे रहे हो, तो ऑन दिस बेसिस दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट में ये बात हुई कि यहाँ पर बिकॉज दे शेयर अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इस बेसिस पे एक सोशल रिलेशनशिप वो लोग शेयर करते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि दैट एवरी अग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज नो इंटेंशन टू फॉर्म द लीगल ऑब्लिगेशन. ओके, तो यहाँ पे कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. ठीक है, अगला केस पढ़ते हैं इसी के ऊपर. अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है तो हर जगह हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा. जैसे कि इसका बिल्कुल एक आयरनिक केस मैरिड वर्सेस मिस मैरिड का, इसके अंदर बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ का ही रिश्ता है. लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मिस्टर और मिसेस मेरिट जो है उनका एक घर था. मिस्टर मेरिट ने कहा कि ये जो घर है ये मॉर्गेज पे है और इसका इंस्टॉलमेंट जाता है. ठीक है, तो ये इसका जो मॉर्गेज दिया हुआ है उसका एक इंस्टॉलमेंट जाता है, और मिस्टर मेरिट जो है वो उस घर को छोड़ के किसी और के साथ रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. तो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ रिटन प्रॉपर ये अग्रीमेंट किया कि तुम अगर इसकी इंस्टॉलमेंट तुम दोगी तो मैं ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा. ठीक है, तो मिसेस मेरिट ने कहा कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी इंस्टॉलमेंट मैं दे दूंगी और बाद में आप ये घर मेरे नाम कर देना. फाइनली मिस्टर मेरिट, जब वो इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो गई जो मिसेस मेरिट ने पूरे तरीके से पे कर दी, उसके बाद मिस्टर मेरिट ने मना कर दिया कि मैं ये घर अब तुम्हें नहीं दूंगा. साफ साफ यहाँ पे इनका स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो इन दोनों के बीच में
अग्रीमेंट हुआ था, कहा गया था कि ये घर इन सच अ टाइम एज द मॉर्गेज पेमेंट रीपेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, when the mortgage has been completed, I will agree to transfer the property to your sole ownership. But he refuses, Merit refuses to transfer the house. तो यहाँ पर बात हुई कि it was clearly mentioned, because it is clearly written by both of them that they had all the intention to form the legal obligation. तो ये सिर्फ अग्रीमेंट नहीं रहेगा, ये एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा और इसके अंदर प्रॉपर आपको रेमेडीज मिलेंगी if this has been breached. So this was the contract. Okay. Third important case law इसी सेंस में कि हम अगर इंटेंशन की बात करते हैं तो जहां पर ये इंटेंशन व्यक्त करना जरूरी है कि दैट यू इंटेंड टू फॉर्म द लीगल ऑब्लिगेशन, वहीं पर अगर आप ये भी इंटेंशन क्लियरली एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो, डेमोन्स्ट्रेट कर दो that you do not intend to form the legal obligation, you do not have any intention of legal obligation, then also it cannot be a contract. जो कि इस केस में हुआ हमारे पास रोजन फ्रैंक कंपनी एंड जेआर क्रॉम्पटन ब्रदर्स में। इस केस में क्या हुआ कि जो रोजन फ्रैंक कंपनी है ये यूएस के एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, किस चीज के, कार्बन पेपर के, जो कि बनाया जाता है जेआर क्रॉम्पटन एंड ब्रदर्स के नाम से। अब जेआर क्रॉम्पटन ब्रदर्स और रोजन फ्रैंक कंपनी एक अग्रीमेंट में आए, जिस अग्रीमेंट में दोनों ने एक साथ इस बात को लिखा कि हम आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और पास्ट ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम एक अग्रीमेंट में आ रहे हैं, जिस अग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कोई भी लीगल बाउंडेशन चाहते हैं या फिर लीगल इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की। अब अगर कुछ भी ब्रीच होता है then none of the party is supposed to consider this as a law enforceable contract, legally enforceable contract. So ये बात इसमें क्लियरली मेंशन हुई क्योंकि उन्होंने ये जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी, देखिए आप लाइन क्लियरली लिखी है, as a formal or legal agreement shall not be, this is the memorandum written, as a formal or legal agreement they shall not be subject to legal jurisdiction in the law courts. So similarly, obviously, अगर आपने यही agreement कर लिया that you do not intend to form the legal obligation, hence इस केस में भी ये contract नहीं कहलाया because there was no intention to create the legal obligation. अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको ऐसे ही एक एक एसेंशियल के ऊपर इंपॉर्टेंट केस लॉस करवा दूंगी, जिससे कि आपके केस लॉस की तैयारी हो जाएगी और ये कंटेंट आप यहाँ से प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। So once the story is in your mind, it is very easy to write and refer it in the respective question. I hope these videos are helping you. Thank you so much. अगर पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट करके बताओ। थैंक यू।